हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टेनो स्टडी। ये डिक्टेशन उच्च गति अभ्यास खंड सेकंड से प्रतिलेखन संख्या 21 और 22 का है। स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट की। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, भारत जैसे बहुभाषाभाषी देश में जहाँ विभिन्न भाषा परिवारों की 1652 भाषाएं बोली जाती हों, अष्टम सूची के अनुसार भी देश की 18 प्रधान भाषाएं हों, खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज आदि की दृष्टि से भी एक प्रांत दूसरे प्रांत से बहुत भिन्न हो, वहाँ देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए सबसे अधिक आवश्यक यह है कि संपूर्ण देश के नागरिकों का वैचारिक स्तर पर आदान प्रदान हो, सांस्कृतिक विनिमय हो, एक दूसरे को समझने सराहने की चेष्टा हो। जहाँ संपूर्ण देश की भाषा एक हो, वहाँ तो शायद उस एक राष्ट्र भाषा से यह संभव भी हो सके, किंतु भारत जैसे विशाल तथा विभिन्न संस्कृतियों और विविध भाषाओं वाले देश में अनुवाद ही सबसे सशक्त माध्यम है, जो संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधे रखने में सहायक हो सकता है। द्विभाषिकता का महत्व भारत में प्राचीन काल से रहा है। आज भी भारतीय जनसंख्या के सांख्यिकीय आंकड़े यह बताते हैं कि भारत में द्विभाषियों का प्रतिशत काफ़ी ऊंचा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि सभी भारतवासी सामान्यतः हिंदी या निकटवर्ती प्रांत की भाषा को दूसरी भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। अहिंदी भाषियों के मध्य हिंदी का प्रचार शिक्षा, व्यवसाय, जनसंचार, फिल्म आदि कई कारणों से हुआ। द्विभाषिकता का महत्व रोजी रोटी तथा आत्मविकास या आत्मप्रचार से बढ़ता है। यह द्विभाषिकता अनुवाद की मूल वित्ती है। यह व्यक्ति अपने भावों व विचारों को दूसरे तक पहुंचा सके तथा दूसरे की बात स्वयं समझ सके, इसीलिए वह 2 या अधिक भाषाएं सीखता है। यह व्यवहारिक सत्य है कि जो व्यक्ति जितनी अधिक भाषाएं जानता है वह उतना ही बहुज्ञ है, क्योंकि भाषा के सहारे उसका परिचय क्षेत्र तो बढ़ता ही है, वह विभिन्न भाषिक संस्कृतियों से भी परिचित होता है। देश चाहे भौगोलिक दृष्टि से छोटा हो या बड़ा, शक्तिशाली हो या निर्बल, धनी हो या निर्धन, संश्लिष्ट अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति को समझने के लिए दूसरे देशों की साहित्यिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक स्थिति को समझने तथा उनसे लाभ उठाने के लिए उसे अनुवाद का सहारा लेना पड़ता है। सभी विकसित देशों में इसीलिए अनुवाद का बड़ा महत्व है। अनुवाद संबंधी बड़े बड़े संस्थान हैं तथा बड़े सुनियोजित ढंग से अनुवाद कार्य होता है। मैं आपको यूरोप के एक छोटे से देश बल्गारिया का उदाहरण देता हूँ। बल्गारिया की जनसंख्या 40 लाख है। बल्गारिया में पर्यटकों की वर्ष भर भरमार रहती है और उसका विदेशी मुद्रा अर्जन का मुख्य स्रोत भी पर्यटन उद्योग ही है। विश्व के अनेक देशों के पर्यटक वहाँ आते हैं, जिनमें बल्गारियन भाषा जानने वालों की संख्या नहीं के बराबर ही होती है। इन पर्यटकों की सुख सुविधा के लिए तथा उन्हें
भाषा की कठिनाई न हो, इसलिए द्विभाषियों की जो यूरोप की विभिन्न भाषाएं जानते हों आवश्यकता होती है। इसके लिए विश्वविद्यालयों में नियमित रूप से युवक युवतियां विदेशी भाषाएं सीखते हैं और दुभाषीय का काम करते हैं। महोदय, सरकार की ओर से इन भाषा संस्थानों को विशेष संरक्षण तथा सुविधाएं प्राप्त हैं। यह द्विभाषी केवल पर्यटन से जुड़े हुए हों ऐसा नहीं है। दूसरी भाषा सीखकर ये अनुवाद कार्य करते हैं। प्रकाशन संस्थानों में, जनसंचार माध्यमों में तथा विज्ञान निकायों में प्रतिष्ठित अनुवादक के रूप में जाने जाते हैं। ये सृजनात्मक ललित साहित्य का अनुवाद करते हैं, विदेशी समाचारों का अपनी भाषा में तथा बल्गारिया के समाचारों का विदेशी भाषाओं में अनुवाद करते हैं। ये अनुवादक अपनी अपनी भाषा के विशेषज्ञ माने जाते हैं। यदि आप कभी बल्गारिया जाएं तो आप देखेंगे कि आप चाहे इनकी भाषा ना जानते हों, किंतु आपकी भाषा जानने वाले आपको ज़रूर मिलेंगे। अभी कुछ महीने पहले की ही तो बात है जब भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा बल्गारिया गए। वहाँ बल्गारिया वासियों ने हिंदी में उनका स्वागत किया और भारत संबंधी प्रश्न भी उन्होंने राष्ट्रपति जी से हिंदी में ही किए। भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल के लिए यह सुखद आश्चर्य था। वस्तुतः अनुवाद या भाषांतरण उनके लिए व्यावसायिक अनिवार्यता है। यूरोप के अन्य देशों में भी यही स्थिति है, जहां विश्व में प्रकाशित किसी भी भाषा का महत्वपूर्ण शोध निबंध या कोई विदेशी चर्चित साहित्यिक कृति उस देश की भाषा में तत्काल अनुदित हो जाती है। इतिहास साक्षी है कि ईसाई धर्म के प्रचार में अनुवाद की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है। ईसाई धर्म के विश्वव्यापी प्रचार के लिए बाइबिल के अनुवाद की व्यापक योजना बनाई गई। अनुवाद ने ही बाइबिल को भारत के गांव-गांव यहाँ तक कि आदिवासी क्षेत्रों तक पहुँचा दिया। बाइबिल के बाद सबसे अधिक भाषाओं में और एक ही भाषा में कई बार भगवद गीता का अनुवाद हुआ। भारतीय दर्शन और प्रतिभा को समझने की लालसा ने विदेशियों को प्रेरित किया कि वे गीता का अनुवाद अपनी भाषा में करें। आज विश्व की सभी प्रमुख भाषाओं में गीता का अनुवाद आपको मिलेगा। अवधी भाषा में लिखित रामचरितमानस भी देश और विदेश की अनेक भाषाओं में अनुदित होकर विश्व साहित्य का अनुपम ग्रंथ बन गया। वस्तुतः अनुवाद ही वह माध्यम है जो देशी रचना को भौगोलिक सीमा से मुक्त कर विश्व मंच पर प्रतिष्ठित करता है। गीतांजलि की ख्याति का एक प्रमुख कारण उसका विदेशी भाषाओं में अनुदित होना भी है। अनुवाद दो भाषाओं के मध्य सेतु का काम करता है और दो संस्कृतियों को निकट लाता है। अनुवाद की नींव दो भाषाओं को ज्ञान और उन भाषाओं पर व्याकरण और शैली की दृष्टि से ऐसा पूर्ण अधिकार कि अनुवादक एक भाषा भाव व विचार राशि को दूसरी भाषा में पूर्णता इस प्रकार रूपांतरित करे कि पाठक मूल रचना की संवेदना से भी परिचित हो सके तथा अनुवाद पढ़कर उसे मूल का सा आनंद भी
मिल सके, यही लक्ष्य अनुवादक के लिए समस्या उत्पन्न करता है और इसी में उसके कौशल की पहचान भी होती है। स्रोत भाषा का ज्ञान अनुवादक के लिए इसीलिए अपरिहार्य माना जाता है। स्टॉप।